नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का चैप्टर बुद्धि। यही बुद्धि जो आपको तरक्की के लिए आगे बढ़ा सकती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बुद्धि तो बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती है। बुद्धि जन्मजात है अथवा योग्यता भी है। बुद्धि जन्मजात भी है और बुद्धि योग्यता भी है। बुद्धि परिवर्तनशील व विकासशील योग्यता या शक्ति है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त होती है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि मूर्त नहीं होती, बुद्धि अमूर्त होती है। बुद्धि चिंतन की योग्यता है। बुद्धि तर्क, वितर्क, निर्णय, उत्तर देने व समस्या समाधान करने की योग्यता है। अब बात करते हैं बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में जो निम्न मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने कहा बुद्धि कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? बुद्धि कार्य करने की विधि है। बकिंघम के अनुसार, बकिंघम ने क्या कहा था? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कहा था बकिंघम ने। मनोवैज्ञानिकों का कार्य बुद्धि का मापन करना होता है तथा अध्यापकों का कार्य बुद्धि का विकास करना होता है। 16 वर्ष तक बुद्धि पूर्णतया विकसित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष तक बुद्धि पूर्णतया विकसित हो जाती है। अब बात करते हैं बुद्धि क्या नहीं होती। बुद्धि ज्ञान नहीं होती है। बुद्धि कौशल नहीं होती है। बुद्धि स्मृति नहीं होती है। बुद्धि अभिवृत्ति नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बुद्धि क्या है, तो 3 ऑप्शन तो सही आएंगे और एक ऑप्शन इनमें से आएगा, ज्ञान, कौशल, स्मृति या अभिवृत्ति। ये बुद्धि नहीं है। अब बात करते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बुद्धि को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम कैसे बुद्धि को प्रभावित करता है? जैसे पहले पुत्र की अपेक्षा दूसरा पुत्र अधिक प्रतिभाशाली होता है, या दूसरे पुत्र की तुलना पहला पुत्र अधिक प्रतिभाशाली होता है और दूसरा मंदबुद्धि होता है, तो जो वंश क्रम है वह बुद्धि को प्रभावित करता है। दूसरा बात करते हैं वातावरण के बारे में। वातावरण बुद्धि को प्रभावित करता है। वातावरण कैसे बुद्धि को प्रभावित करता है? जैसे एक ही पिता के 2 बेटे हैं और उनको अलग अलग वातावरण में रखा जाता है, तो वो बुद्धि को प्रभावित करता है। तीसरा है दुर्घटना। कोई दुर्घटना हो जाए तो वो बुद्धि को प्रभावित करती है। चौथा रोग व चोट। कोई रोग या चोट है तो वो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। शिक्षा बुद्धि को प्रभावित करती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी बुद्धि को प्रभावित करती है। और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण बुद्धि को प्रभावित करता है। ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। अब बात करते हैं बुद्धि के तत्वों के बारे में। तो बुद्धि के 4 तत्व होते हैं: क्षेत्र, विस्तार, गति, स्तर। क्षेत्र, बुद्धि किस क्षेत्र में कार्य कर रही है। बुद्धि किस क्षेत्र में कार्य कर रही है। विस्तार, बुद्धि किन किन क्षेत्रों में विस्तार कर सकती है। किस क्षेत्र में? गणित क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में। तो ये हो गए विस्तार। तीसरा है गति। बुद्धि किसी समस्या को हल करने के लिए किस गति से कार्य कर रही है। गति बुद्धि का तत्व है। और अगला है स्तर। बुद्धि किस कठिनाई स्तर की समस्या को हल कर सकती है। स्तर से तात्पर्य हुआ कठिनाई का स्तर। तो ये 4 तत्व थे बुद्धि के: क्षेत्र, विस्तार, गति और स्तर। चलिए आगे बात करते हैं बुद्धि के प्रकारों के बारे में। तो थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली मूर्त, मूर्त को यांत्रिक और गामक बुद्धि भी कहते हैं। दूसरी अमूर्त और तीसरी सामाजिक।
अब मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि क्या होती है? जिस बुद्धि का संबंध मशीनों से होता है उसे यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, उनके जो कार्य होते हैं वो यंत्रों द्वारा होते हैं, तो वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। दूसरी बात करें अमूर्त बुद्धि, तो अमूर्त बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित बुद्धि अमूर्त बुद्धि होती है। जैसे दार्शनिक, विचारक, वकील, डॉक्टर, कवि, ये सब है जो अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। तीसरी है सामाजिक बुद्धि। समाज से संबंधित बुद्धि ही सामाजिक बुद्धि है। जैसे समाज सेवी, कोई कार्यकर्ता, कोई राजनेता, ये सब सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं बुद्धि के अन्य प्रकारों के बारे में जो कैटल ने बताए हैं। तो कैटल ने कहा बुद्धि के दो प्रकार होते हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि है ये जन्मजात योग्यता है जो 16 वर्ष से पूर्व अपरिपक्व रूप में होती है। 16 वर्ष से पहले है जो अपरिपक्व रूप में होती है। और ठोस बुद्धि है ये 16 वर्ष के बाद बालक के वातावरण से अंतःक्रिया कर बौद्धिक परिपक्वता ग्रहण कर लेती है। ठोस बुद्धि है जो 16 वर्ष की आयु के बाद बालक में वातावरण से अंतःक्रिया कर बौद्धिक परिपक्वता ग्रहण कर लेती है, इसे ठोस बुद्धि कहते हैं। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। तो बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत, एक खंडीय सिद्धांत के अन्य नाम है सामान्य तत्व, निरंकुशवादी सिद्धांत। ये तीनों नाम एक ही है और ये दिए थे अल्फ्रेड बिने ने। तो एक खंडीय सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा? बुद्धि एक स्वतंत्र मानसिक शक्ति है, यह सभी में समान रूप से कार्य करती है, यह कोई भी विशिष्ट कार्य नहीं करती है। और यह मत अमान्य हो गया है। अगला सिद्धांत है बुद्धि का द्विखंडीय सिद्धांत। इसे सामान्य या विशिष्ट सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि में सामान्य तत्व के साथ साथ एक विशिष्ट तत्व भी होता है। जैसे एक व्यक्ति है जो समाज सेवी होने के साथ साथ वह अध्यापक भी है, तो समाज सेवी होना उसका सामान्य गुण हो गया और उसका विशिष्ट गुण क्या है कि वो अध्यापक है या वो कवि है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का संबंध चिंतन से होता है। सामान्य खंड सभी में समान रूप से कार्य करते हैं और विशिष्ट खंड भिन्न भिन्न गति से कार्य करते हैं। इनके अनुसार बुद्धि सामान्य खंडों की विशिष्ट खंडों के साथ अंतःक्रिया है। अगला सिद्धांत है अपना त्रिखंडीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिखंडीय सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। इसके अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर एक तीसरे तत्व का निर्माण करती है। जैसे कोई अर्थशास्त्री है और वो सामाजिक प्राणी भी है, तो वो दोनों मिलकर एक राजनीतिज्ञ हो गया। चलिए बात करते हैं स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो विशिष्ट खंड मिलकर एक तीसरे विशिष्ट खंड का निर्माण करते हैं और ये तीसरा विशिष्ट खंड सामान्य खंड के साथ अंतःक्रिया कम तथा विशिष्ट खंड के साथ अंतःक्रिया अधिक करता है। ये था बुद्धि का त्रिखंडीय सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था। अब बात करते हैं बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत और इसके अन्य नाम है असत्तात्मक सिद्धांत, बालू का रेत सिद्धांत, अनुतत्व या मल्टीटैक्टर थ्योरी। ये था थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि बहुत सी मानसिक क्रियाएं करती है। वे सभी मानसिक क्रियाएं बुद्धि के तत्वों में शामिल है और बुद्धि के सभी तत्व है जो स्वतंत्र होते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के रेत से की है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के रेत से की है। जिस तत्व में रेत का स्तर ऊंचा हो जाएगा उस क्षेत्र में व्यक्ति विशिष्टता ग्रहण कर लेगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 5 तत्व बताए हैं। ये मिसप्रिंट है, 5 तत्व बताए हैं। पहला ऊंचाई, कठिनाई स्तर, चौड़ाई, क्षेत्रफल या गति। अब इनसे तात्पर्य हुआ, ऊंचाई से तात्पर्य हुआ कार्य की ऊंचाई। दूसरा
कार्य का कठिनाई स्तर, वो कार्य का कौन से स्तर तक कठिन है। तीसरा चौड़ाई, चौड़ाई से तात्पर्य हुआ कार्य की विभिन्नता। चौथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से तात्पर्य हुआ कार्यों की कुल संख्या। और पांचवा है गति, अर्थात समस्या को हल करने की गति। ये 5 सिद्धांत, 5 तत्व थॉर्नडाइक ने बताए थे। अगला सिद्धांत बात करते हैं समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत दिया था थर्स्टन व केले ने। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बताया कि बुद्धि में सामान्य और विशिष्ट खंड नहीं होते हैं, बल्कि मानसिक योग्यताएं होती है। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक में 13 मानसिक योग्यताएं बताई है। थर्स्टन ने 7 मूल तत्व भी बताए हैं। 13 मानसिक योग्यताएं और 7 मूल तत्व, और जिनकी वर्तमान संख्या 8 है। केले ने अपनी पुस्तक क्रॉस रोड ऑफ माइंड में 9 मानसिक योग्यताएं बताई है। थर्स्टन ने 7 बताई थी, जिनकी वर्तमान संख्या 8 है, और केले ने अपनी पुस्तक में 9 मानसिक योग्यताएं बताई है। अब थर्स्टन द्वारा बताई गई 8 मूल तत्व कौन से हैं वो देखते हैं। पहला मौखिक, दूसरा आंकिक, स्थानिक, तार्किक, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, शब्द प्रवाह और समस्या समाधान। ये 8 मूल तत्व थर्स्टन ने बताए थे। अब बुद्धि का अगला सिद्धांत है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। इसे त्रिविमीय और 3D सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। और गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 तत्व बताए हैं। उसमें पहला संक्रिया, फिर विषय वस्तु और फिर उत्पाद। अब संक्रिया में जो टॉपिक बताए हैं वो है चिंतन, ज्ञान, स्मृति, शब्द सहचर्य, मूल्यांकन और संज्ञान है, जो इसमें नवीनतम जोड़ा गया है। विषय वस्तु के क्षेत्र है आकार, प्रतीक, शब्द, व्यवहार, श्रवण या सुनना, ये नवीनतम जोड़ा गया है। और उत्पाद में है इकाई, वर्ग, उपयोग, संगठन, परिवर्तन, संबंध या समन्वय। ये नए जुड़ने से पहले इनकी संख्या थी 5 × 4 × 6 यानी 120 खंड, लेकिन वर्तमान में ये दोनों नए जुड़ने के कारण ये 5 से 6 हो गया और ये 4 से 5 हो गया। अब इसकी संख्या हो गई है 180 खंड। वर्तमान में 180 है। गिलफोर्ड ने बताया कि बुद्धि पहले संक्रिया करती है, फिर विषय वस्तु और फिर उत्पादन करती है। अगला सिद्धांत जायल गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत वो थॉर्नडाइक ने दिया था। आप शब्दों की सटीकता को ध्यान से पढ़िएगा। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, बहुबुद्धि सिद्धांत जायल गार्डनर का है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि मनोमिति तथा तंत्रिका तंत्र पर आधारित होती है। मनोमिति व्यवहार को मापने से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र व्यवहार को संचालित करने वाला कारक है। गार्डनर ने 1996 में बताया कि बुद्धि 7 अर्ध स्वायत्त घटकों से बनी होती है। 1991 में ये घटक 8 हो गए और सन 2000 में ये घटक 9 हो गए हैं। अब ये घटक कौन कौन से हैं? पहला है भाषा गतिकी। भाषा गतिकी से तात्पर्य हुआ कवि, लेखक, वक्ता, ये भाषा गतिकी के उदाहरण हैं। दूसरा गणित गतिकी, तो इसमें गणितज्ञ, वैज्ञानिक या तर्क व गणित पर आधारित सारी घटनाएं गणित गतिकी है। शरीर गतिकी, ये शारीरिक क्रियाओं से संबंधित, खेल कूद, नृतक, शरीर से संबंधित घटनाएं। स्थान गतिकी, सभी जगहों से संबंधित। व्यक्तिगत समूह आत्मगतिकी, ये लोगों से संपर्क करना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये व्यक्ति स्वयं अंतर्मुखी होता है, उसका उदाहरण है।
व्यक्तिगत अन्य गति में बहुर्मुखी से तात्पर्य अन्य लोगों से संपर्क करने वाले राजनेता, समाज सेवक। अगला संगीत गति की, जो संगीत से संबंधित है। और जो नया जुड़ा था 1998 में वो प्रकृतिवादी, जो प्रकृति से संबंधित है। और अस्तित्ववादी, ये सन 2000 में जुड़ा था, तो सभी मानवों का अस्तित्व से संबंधित होता है। अगला सिद्धांत है अपना त्रिस्तरीय सिद्धांत। त्रिस्तरीय सिद्धांत है जो कैरोल का है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। ध्यान रखिएगा, त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड का है, त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल का है। कैरोल ने बुद्धि के 3 तत्व बताए हैं, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण या विशिष्ट। कैरोल ने बुद्धि के सामान्य स्तर को स्वीकार करते हुए बुद्धि के 3 स्तर बताए हैं। अगला सिद्धांत सूचना संसाधन तंत्र सिद्धांत। सूचना संसाधन तंत्र सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का। स्टर्नबर्ग ने कहा, बुद्धि द्वारा किसी भी सूचना को चयन कर ग्रहण किया जाता है। जिस सूचना को प्रक्रिया में लाया जाएगा वही सूचना स्मृति में रहेगी और आवश्यक रूप से अभिव्यक्त भी होगी। जो सूचना प्रक्रिया में नहीं आती है वे स्मृति में भी नहीं होती है। और स्टर्नबर्ग ने बुद्धि प्रक्रिया का क्रम बताया है, वह क्रम इस प्रकार है। कूट संकेतक, कुछ संकेतों के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है, फिर अनुमान लगाकर संक्रिया की जाती है, उसके उपरांत निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर वह स्मृति में आधारित होता है, स्मृति पर आधारित होता है। स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। 3 प्रकार की बुद्धि कौन सी? सृजनात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। ये तीनों बुद्धि के प्रकार है स्टर्नबर्ग ने बताए, सृजनात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। अगला सिद्धांत है बुद्धि का पास सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था जेपी दास, डॉक्टर नागलिपि और जॉन कीर्वी। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक लूरिया के सिद्धांतों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की प्रक्रिया में मानसिक योग्यताएं कार्य करती है। बुद्धि को संचालित करने वाली मानसिक योग्यताएं ही होती है जो बुद्धि को संचालित करती है। इस सिद्धांत में 4 मानसिक योग्यताएं बताई गई है। 4 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी है? इसी के आधार पर इसका नाम बुद्धि का पास सिद्धांत पड़ा, PASS। P मीन्स प्लानिंग यानी योजनाएं, A अल्टरनेशन अवदान, S सस्टेंस निरंतर और S का सीक्वेंस क्रमिक। योजनाएं, अवदान, निरंतर और क्रमिक, इन चारों से मिलकर ही बुद्धि का पास सिद्धांत बना है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि हमेशा निरंतर चलती रहती है। अगला सिद्धांत है बुद्धि का क्रमिक सिद्धांत, बर्ट एव बर्नन। बुद्धि का क्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट एव बर्नन ने। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्रमिक रूप से सूचनाओं को ग्रहण करती है। जैसे बुद्धि पहले सामान्य सूचनाओं को ग्रहण करेगी, फिर वह मुख्य सूचनाओं को ग्रहण करती है, फिर वह लघु सूचनाओं को ग्रहण करती है और अंत में वह विशिष्ट सूचनाओं को ग्रहण करती है। यह बुद्धि का क्रमिक सिद्धांत था जो बर्ट एव बर्नन ने दिया था। अगला सिद्धांत है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत। यह थॉमसन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के छोटे छोटे प्रतिमान यानी मॉडल होते हैं। वह प्रतिमान जिनकी योग्यताएं समान हैं एक समूह बनाते हैं। जिनकी प्रतिमाएं समान हैं वे एक समूह बनाते हैं। थॉमसन के अनुसार एक समूह की योग्यता को संबंध उसी समूह की योग्यता से होता है, अर्थात एक समूह की योग्यता का संबंध है जो उसी समूह की योग्यता से होता है, अन्य समूह की योग्यता का संबंध है जो दूसरे समूह की योग्यता के साथ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, कुछ 8 योग्यताओं के बारे में बात की गई है। जैसे पहली योग्यता का संबंध 5वीं योग्यता से है, तो दूसरी का 6ठी से, तीसरी का 7वीं से, चौथी का 8वीं से। इस प्रकार ये बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। ये दिया था B.S. ब्लूम ने। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया था B.S. ब्लूम ने। इनके अनुसार बुद्धि नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती है। बुद्धि
इनका कहना है कि बुद्धि समय के साथ परिपक्वता, समय के साथ जैसे व्यक्ति मैच्योर होता है वही बुद्धि है। ये बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया था। ये थे बुद्धि के सिद्धांत। अब बात करते हैं बुद्धि मापन के बारे में। ध्यान रखिएगा, बुद्धि का मापन ही होता है, बुद्धि का मूल्यांकन नहीं होता है। प्रश्न आ सकता है बुद्धि मापन है मूल्यांकन है, दो ऑप्शन कोई और दे दे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है बुद्धि का मापन होता है, मूल्यांकन नहीं होता है। अब बुद्धि मापन क्या है? मानसिक योग्यताओं का आकलन कर अंकीय मान देना ही बुद्धि का मापन है। बुद्धि मापन व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने, इन्होंने मानसिक आयु की अवधारणा दी थी। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने। इन्हें ही बुद्धि मापन का जनक कहा जाता है। बुद्धि मापन का जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने। और बुद्धि मापन का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था विलियम वुड ने। विलियम वुड ने जो बुद्धि मापन का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक स्टर्न के बारे में। इन्होंने मानसिक आयु व वास्तविक आयु के मध्य संबंध बताया है और इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, सिर्फ इतना सूत्र दिया था स्टर्न ने। लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था, लेकिन बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन ने किया था। ध्यान रखिएगा, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? तो वो स्टर्न ने दिया था। और बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन ने किया था। फिर स्टर्न के इसी सूत्र को टर्मन ने आगे बढ़ाया। टर्मन बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। टर्मन ने बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, अभी बात की हमने। टर्मन को बुद्धि लब्धि का जनक कहा जाता है। और फिर स्टर्न के सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ये स्टर्न का था, इसके साथ इंटू 100 जोड़ दिया और ये व्यवस्थित सूत्र दिया था टर्मन ने। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि का अर्थ। तो बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या होता है? मानसिक योग्यताओं का आकलन कर प्राप्त मापनीय आंकड़े एकत्रित करना ही बुद्धि लब्धि है। वास्तविक आयु, जो बालक की सही उम्र होती है वही वास्तविक आयु है। और मानसिक आयु है प्रयोग द्वारा प्राप्त आयु, मानसिक आयु है। बेसल वर्ष, जिस उम्र तक की बालक समस्याएं हल कर रहा है उसे बेसल वर्ष कहा जाता है। बेसल वर्ष किसे कहा जाता है? जिस उम्र तक की बालक समस्याएं हल कर रहा है उसे बेसल वर्ष कहा जाता है। टर्मिनल वर्ष, जिस उम्र की बालक समस्याएं हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। एक बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो आप उस बालक को किस श्रेणी में रखेंगे? मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? तो अभी हमने सूत्र की बात की थी, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है? 14। वास्तविक आयु कितनी है? 10 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पर आंसर आया 140। और 140 बुद्धि लब्धि वाला बालक प्रतिभाशाली बालक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। अब बात करते हैं बुद्धि मापन के इतिहास के बारे में। बुद्धि मापन का इतिहास। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया। सर्वप्रथम बुद्धि मापन कब तैयार किया गया? 1905 में। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा 1905 में तैयार किया गया, जिसका नाम दिया गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30। ध्यान रखिएगा, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या थी 30। इस परीक्षण में प्रथम संशोधन 1908 में प्रथम संशोधन किया गया, द्वितीय संशोधन 1911 में किया गया और फिर प्रश्नों की संख्या हो गई 59। जब 2 संशोधन हुए, दूसरे संशोधन के बाद प्रश्नों की संख्या हो गई 59। सन 1916 में इस परीक्षण में फिर से संशोधन हुआ और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टर्मन की अध्यक्षता में इसमें संशोधन किया गया और फिर प्रश्नों की संख्या हो गई 90।
ध्यान रखिएगा 1916 में जब तीसरी बार संशोधन हुआ तब प्रश्नों की संख्या हो गई 90 और परीक्षण का नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कर दिया गया। साइमन बिने की जगह क्या नाम किया गया? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर हर्बर्ट राइस ने तैयार किया था। ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है जो FG कॉलेज लाहौर में डॉक्टर हर्बर्ट राइस द्वारा तैयार किया गया। सन 1925 में डॉक्टर राइस ने बीने साइमन परीक्षण का संशोधन कर उसे हिंदुस्तानी बीने पॉइंट स्केल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हिंदुस्तानी बीने पॉइंट स्केल। उन्होंने 35 कथन तथा 7 उपकथन को सही माना है। भारत में डॉक्टर राइस के अलावा पंडित लज्जा शंकर, डॉक्टर सोहनलाल भाटिया, SS जालोटा द्वारा भी बुद्धि का परीक्षण किया गया। ये था अपने बुद्धि का चैप्टर। थैंक यू।